आप लोगों के समय में भी ऐसा था कि हिंदू त्योहार मस्जिद के सामने प्रदर्शन? नहीं, ये केवल हाल फिलहाल की घटना है क्योंकि इसमें इम्प्यूनिटी का तत्व आया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जो ट्रम्प डिक्टेट करते हैं वैसा करते हुए दिख रहे हैं। दबाव के कारण ये जो स्टैंड है हमारा वो फिलहाल दिख रहा है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ऑन रिकॉर्ड ये कह सकते हैं कि मैं चाहूं तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं, एक तो अडानी केस का मामला, दूसरा एप्स्टीन का मामला भी बहुत उठ रहा है। इन दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन सा लगता है? देखिए, एप्स्टीन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। SIR छीन रहे हैं आप वोटिंग अधिकार। हमने जिस बुनियाद पर देश खड़ा किया था, ये उस पर चोट है। परिसीमन की बात करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं कि हमारे दौर में तो जब हम जवान हो चुके हैं, अब काम वाम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे इधर हिंदू धर्म के जो लड़के हैं वो हिंदू त्योहारों में मस्जिदों के सामने जाके नाचने गाने में बड़ा गर्व अनुभव कर रहे हैं। आप लोगों के समय में भी ऐसा था कि हिंदू त्योहार मस्जिद के सामने प्रदर्शन? नहीं, ऐसा आप किसी सीनियर व्यक्ति को रोक कर पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये तो बहुत बार हुआ है। दिल्ली में भी होता था कि कभी कभी तनाव होते थे। सीलमपुर में तनाव हुआ, हम सुनते थे कि जामा मस्जिद में तनाव हुआ। ये जो गेटोज़ बनते हैं, और कोई भी समाजशास्त्री बताएगा कि गेटोज़ क्यों बनते हैं, अल्पसंख्यक असुरक्षा किस तरह से गेटोज़ को तैयार करती है, और उन गेटोज़ में कभी कभी इस तरह के तनाव उसके आसपास सुनाई देते थे। लेकिन घोषित तौर पर ऐसा होना जिसमें कि आप किसी दूसरे धर्म के किसी स्थल के सामने जाकर इस तरह का व्यवहार करें या उनको प्रोवोक करने की कोशिश करें और फिर इस बात पर प्रसन्न हों कि देखिए आप उनको पीट कर चले आए या उनको डरा कर चले आए और कुछ नहीं हुआ, ये केवल हाल फिलहाल की घटना है क्योंकि इसमें इम्प्यूनिटी का तत्व आया है। अब बाकायदा अब प्रशासन ने तय करना शुरू कर दिया है कि वो किस धर्म का प्रशासन है। अब ब्यूरोक्रेसी तय करने लगी है कि नहीं, वो बुलडोजर किस धर्म के लोगों पे चलेगा, किस धर्म के लोगों पे कार्रवाई होगी, किस समुदाय के लोगों को हड़काया जाएगा, किस समुदाय के लोगों को गोरक्षा के नाम पर या किसी चीज़ के नाम पर जो वो करना चाहते हैं करने दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि हम एक कोई बहुत इम्पार्शियल प्रशासन के समय में तो नहीं है, और उसी के कारण इस तरह की घटनाएं आपको ज़्यादा देखने। आपसे जब बातचीत होने का पक्का हुआ था और जब से मैं सोच रहा था, तब से मैंने सोचा था कि कुछ नियत जो विषय हैं उनकी टेक्निकलिटी में समझने की कोशिश करूंगा। बहुत जेनरिक जाऊंगा नहीं, लेकिन सारी बात जेनरिक हो रही है सर। कुछ एक चीज़ें टेक्निकल जो हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है? देखिए, इस बारे में मैं मेरी जितनी समझ है, पर लेट मी एडमिट कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम जब विदेश नीति को स्थानीय राजनीति के संदर्भ में तय करने लगते हैं तो वैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं जैसी स्थितियाँ हमें अपनी विदेश नीति में आजकल दिखाई दे रही हैं। दो तीन बड़े बदलाव आप देखेंगे। पहला बड़ा बदलाव है जब हमने सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपनी विदेश नीति के तहत स्वीकार करना शुरू किया, जिसका आसान भाषा में मतलब था अवसरवादी होना। जिसका मतलब था कि हम प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं रखेंगे, हम फॉरेन पॉलिसी में अपने एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल्स को नहीं देंगे, हम केवल कहेंगे इट इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट। और ये नेशनल इंटरेस्ट आपको इजराइल के साथ जाके खड़ा कर सकता है, ये नेशनल इंटरेस्ट आपको किसी जेनोसाइडल फोर्स के साथ जाके खड़ा कर सकता है, और आप फाइनली यू विल बी एबल टू सेल इट टू योर ओन पॉपुलेशन सेइंग दैट इट वाज इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये हालिया बड़ा बदलाव रहा है। इससे एक आध जगह पर आप कोई छोटी मोटी अचीवमेंट हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इससे आप एक देश के तौर पर जो आपकी साख है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो कभी आप इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, कभी किसी और के साथ खड़े हो सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, लेकिन क्या दरअसल नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर ही खड़ा हुआ जाता रहा है? नहीं, केवल नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे नहीं खड़ा हो जाए। मैंने कहा ना, लोकल पॉलिटिक्स है। जब आपने देश की राजनीति ऐसी बनाई है कि देश की राजनीति ये कहती है कि हम आपको रोजगार नहीं देंगे, हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, हम आपको स्वास्थ्य नहीं देंगे, बस हम अब्दुल को टाइट करेंगे। आप केवल ये बता रहे हैं कि आप केवल एक समुदाय, आप उससे वोटिंग राइट्स छीनेंगे, आप उसकी नागरिकता छीनने की कोशिश करेंगे, आप उससे रोजगार छीनने की कोशिश करेंगे। यही अगर आपकी स्थानीय राजनीति का मुख्य आधार है, तो फिर यही
आपकी विदेश नीति में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। आप भले ही वे धर्म के आधार पर नहीं लड़ रहे होंगे, वो एकदम जियोपॉलिटिक्स के चलते लड़ रहे होंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं, चूंकि एक पक्ष इसमें इस धर्म के लोगों का है और दूसरा पक्ष दूसरे धर्म के लोगों का है, तो आप अपनी पॉलिटिक्स को उसके हिसाब से तय करने लगेंगे, विच इज़ स्ट्रेंज बिकॉज अगर आप उस जियोपॉलिटिक्स को देखें तो वहाँ तो आपको दिखाई देगा कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। राइट। तो ये बड़ी अजीब चीज़ मुझे दिखाई देती है। बट आई स्टिल बिलीव दैट भारत जैसे बड़े देश को, जो इतना बड़ा देश है और जिसका इतना बड़ा प्रभाव होना चाहिए, उसे अपने प्रिंसिपल्ड पोजीशंस जो हैं वो वेल डिफाइंड रखनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह की विदेश नीति पे जाते हैं तो उसका एक बड़ा डर ये भी होता है कि ये विदेश नीति फिर कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, जिसका मतलब है कि सरकारें बदलेंगी तो विदेश नीति बदलने लगेगी। कई बार तो केवल मंत्री बदलेंगे तो विदेश नीति बदलने लगेगी, या प्रधानमंत्री बदलेंगे तो विदेश नीति बदलने लगेगी। जबकि विदेश नीति का तो मतलब ही ये था कि पहले सरकारें बदलती थी तब भी विदेश नीति नहीं बदलती थी, क्योंकि हम कुछ सिद्धांत थे जिनमें देश यकीन करता था, और ज़रूरत पड़ने पर आप विपक्ष के नेता को भेजते थे यूनाइटेड नेशन में कि आप जाइए, कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता, बात तो वही करेगा जो देश को करनी चाहिए। दैट इज़ सफरिंग अ लॉट। हाँ, मुझे ध्यान है, मैं पढ़ रहा था, बल्कि एक वीडियो के लिए ही जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो खाद्यान्न का संकट 1950 के दशक में आया, अमेरिका से मदद मांगी गई, अमेरिका ने कहा कि नहीं, भारत तो हमारे साथ खड़ा नहीं है, गुट निरपेक्ष है, पहले इन पे दबाव बनाओ, हमारे पक्ष में खड़े हों। और जवाहरलाल नेहरू का बयान आता है कि नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड। तो हम जब बिल्कुल पैदा ही हुए थे, आज़ाद हुए थे, 100 दिक्कतें थे हमारे सामने, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ये बात कह सकते थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जो ट्रम्प डिक्टेट करते हैं वैसा करते हुए दिख रहे हैं। तो एक आपने लोकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो बोला वो तो है, एक जो विमर्श चल रहा है, हालांकि शायद हाइपोथेटिकल हो जाए, लेकिन के दबाव के कारण ये जो स्टैंड है हमारा वो फिलहाल दिख रहा है। देखिए, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बाकायदा घोषणा करके ऑन रिकॉर्ड ये कह सकते हैं कि मैं चाहूँ तो उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ, इसका मतलब कि मामला केवल राष्ट्र बनाम राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर व्यक्तियों पर दबाव है। राइट। और व्यक्तियों पर दबाव किस चीज़ का है, ये तो कयास का मामला है, लेकिन कोई बहुत मुश्किल कयास नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप एक दिन पहले वहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम इज़राइल के साथ हैं इन दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड। तो जब आप इस बात की घोषणा करते हैं और उससे अगले दिन से युद्ध शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सवाल तो उठेंगे कि आप पर दबाव क्या है। और आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि हमारा हाईएस्ट ऑफिस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन इतना तय है कि इन दबावों की व्याख्या तो वर्तमान में करनी होगी, नहीं तो भविष्य में करनी होगी। आपने जो कयास लगा सकते हैं आपने बोला, और 2-3 चीज़ों की बात चल रही है। लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं, एक तो अडानी केस का मामला कि अमेरिका जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है अडानी का, वो दूसरा एप्स्टीन का मामला भी बहुत उठ रहा है। इन दोनों में से ज़्यादा मजबूत कौन सा लगता है? देखिए, एप्स्टीन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, और एप्स्टीन को मतलब आप चूंकि बहुत गंभीर निकटता से इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एप्स्टीन का मामला केवल एक देश से परे पहुंच चुका है। अब ऐसा लगता है कि राष्ट्र राज्य केवल निचले तबके के खेलने की चीज़ रह गए हैं, और इनसे ऊपर लगता है जैसे कि एक समुदाय खड़ा हो गया है जो राष्ट्र राज्यों की बाउंड्रीज के परे जाकर चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है और उसके आधार पर तय कर सकता है। ये डरावनी स्थिति अगर है तो, और लगता है कि ऐसी स्थितियां हैं, और इसलिए ये ज़्यादा डरावनी चीज़ है। क्रोनी कैपिटलिज्म, अंबानी, अडानी, ये रिलेटिवली मैनेजेबल चीज़ होती है। एक समय में पूरा उत्तर प्रदेश जेपी से भरा होता था। आप जानते हैं कि सरकारें बदली तो वो चीज़ें किस तरह से बदल जाती हैं, तो वो तो ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म का अपना एक फेस है जिसको हैंडल करना असंभव नहीं है। लेकिन ये वाला अगर आप सोचें कि कुछ लार्जर फोर्सेस हैव कलेक्टेड, जो कि नेशनल बाउंड्रीज से ऊपर आ गई हैं, और उसके बाद वो दुनिया भर के देशों पर प्रभाव डाल रही हैं या उन्हें नियंत्रित कर रही हैं, तो वो ज़्यादा कैसे बनता है सर इस तरह का नेटवर्क? देखिए, ये जब बड़े बड़े, मैं फिर से कयास वाली बात है, लेकिन जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जब तैयार होते हैं और जब उनके इंटरेस्ट जो हैं वो बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज जाते हैं, उन्हें स्वाभाविक तौर पर ऐसे उपकरणों की ज़रूरत होती है जिन उपकरणों से वो तमाम देशों की पॉलिसीज़ और रिलेशंस को प्रभावित कर सके, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ते हैं। इसलिए फिर इस तरह के उपकरण तैयार किए जाते हैं। परिसीमन की बात करते हैं।
बड़ी चर्चाएं चल रही हैं सर। 543 की संख्या 850 होने वाली है, कुछ बढ़ रहा है, खुशी होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन बड़े सवाल हैं, क्यों हैं? देखिए, हमेशा बढ़ने का अर्थ मूल्य का बढ़ना तो नहीं होता, बल्कि सही बात यह है कि बढ़ने से मूल्य जो है आमतौर पर माना जाता है कि कम होता है, इन्फ्लेशन होता है। हमारे पास 5 IITs थी दुनिया में, देश में जी। अब हर राज्य में एक IIT खड़ी हो गई। इससे IIT की ब्रांड वैल्यू बढ़ी हो ऐसा नहीं है, इससे IIT की ब्रांड वैल्यू कम हो। तो संख्या का बढ़ना तो हमेशा एक सकारात्मक संदेश है, ये कहना गलत है। जहाँ तक परिसीमन की इन जनरल बातचीत है, देखिए हम जब राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो सामान्यतः ये कहते हैं कि एक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी राज्य की या किसी जगह की आबादी बढ़ गई है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज़ थोड़ा कम हो जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है वो मोर और लेस बराबर हो जाए। तो उस सेंस में तो तकनीकी तौर पर बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन जो गड़बड़ है वो मंशा की गड़बड़ है। गड़बड़ जो है वो मंशा की गड़बड़ है। अभी हाल में योगेंद्र यादव ने इसका विश्लेषण करते हुए बताया कि आप देखिए कि कहाँ पर मूल्य कम हो रहा है और कहाँ पर बढ़ रहा है। ये देखते हुए आप लगभग देख सकते हैं कि भाजपा की कहाँ ताकत है और कहाँ वह कमज़ोर है, ये उसी को रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाई दे रहा है और आंकड़े बिल्कुल सामने हैं। तो इसलिए बहुत अब जो परिसीमन के बाद जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उसका मतलब ये है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश को जीता हुआ है, तब आपको लगभग इस देश की राजव्यवस्था में कोई चिंता करने की आवश्यकता आपके पास नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि यह एक तरह का असंतुलन दिखाता है, पहली बात। और उससे ज़्यादा बड़ी चिंता मेरी ये है कि यह दक्षिण के राज्यों में और ज़्यादा एलिनेशन पैदा करेगा। आप आज़ादी के बाद से लगातार आप इस बात को देखें तो आप महसूस करेंगे कि जायज़ तौर पर दक्षिण के राज्यों को लगातार लगा है कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हुआ है। मतलब मैं तो एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। 13 भाषाएं थीं जब हम 8वीं अनुसूची में जिस समय, और आज 22 भाषाओं की बात की थी। दक्षिण से एक भी भाषा 8वीं अनुसूची तक नहीं पहुँचती है। उत्तर से छोड़िए, नेपाली तक 8वीं अनुसूची में है। मतलब नेपाली ठीक है, तराई के कुछ जगहों पे बोली जाती है, लेकिन नेपाली नेपाल की भाषा है, वो तक आपकी 8वीं अनुसूची में है। और दक्षिण भारत की वो 4 भाषाएं जो पहले से थी, उनके अलावा एक भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। इसे आप मतलब इसे एक उदाहरण की तरह अगर आप लें, आप इसके बहस कर सकते हैं कि भाषा है कि नहीं है, तुलु होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पर बहस हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन इससे कम से कम ये तो समझ में आता है कि जब ये तय हो रहा होता है जिन जगहों पर, उन जगहों पर उत्तर भारत का प्रभाव स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में। और ये आपको लगातार अब एक के बाद एक नीति में ये चीज़ें दिखाई देती। ऐसे में अगर दक्षिण भारत के राज्य इस बात को महसूस करें कि उन्होंने आपने जो कहा था जनसंख्या नियंत्रण, उसे ठीक से लागू किया, उन नीतियों को अच्छे से लागू किया, शिक्षा अच्छे से दी, स्वास्थ्य अच्छे से दिया, कॉन्ट्रसेप्शंस अच्छे से दिए, जिसके चलते जनसंख्या नियंत्रण हुआ, इस बात के लिए क्या आप उन्हीं को सजा देंगे? They'll be punished for doing good. हाँ, they are being punished for doing good. तो मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान शायद रखा जाना चाहिए था। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूँ कि राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल सही लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति, इस देश के प्रत्येक नागरिक के वोट का मोर और लेस इक्वल मूल्य होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। अच्छा, आप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, मॉक इंटरव्यूज़ आपके बड़े पॉपुलर हुए हैं, अब बताइए क्या तरीका हो सकता है वैसे? मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था। देखिए, कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं। जैसे एक चीज़ तो यह है कि राज्यों का पुनर्गठन कई मामलों में, एक समय में हमने जब राज्यों का पुनर्गठन किया तो भाषा के आधार पर किया था। लेकिन भाषा के आधार पर पुनर्गठन के बाद जो जो नए राज्यों का निर्माण हुआ, वो भाषा के आधार पर नहीं था। इसका मतलब वो पूरे देश में भाषा के आधार पर, मतलब अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर राज्यों को बनाया गया। तो ऐसा किया जा सकता है कि राज्यों को इकाई मानते हुए राज्यों की लगभग बराबर जनसंख्या के आधार पर राज्य निर्मित हो जाए। क्योंकि अब तो हम उस युग में है ना, जिस समय युग में कम्युनिकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। भाई जिस समय में पहले समस्या ये होती थी ना कि भाई राज्य में जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, अब तो पूरे दुनिया से आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप राज्यों को लगभग बराबर आबादी के राज्य बना दें, तो
इस समस्या का समाधान मोर कैसे होगा सर? मतलब फिर भी नॉर्थ का जो हिस्सा है वो तो नॉर्थ का ही हिस्सा रहेगा नॉर्थ ना? का हिस्सा रहेगा, लेकिन नॉर्थ के हिस्से में सिंगल यूनिट वाला व्यवहार नहीं होगा। ओके। भाई आप उत्तराखंड एक समय में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहे, लेकिन उसके बावजूद जब वो अलग राज्य बन जाते हैं तो वो अलग चीज़ों से प्रभावित होना शुरू करते हैं, उनकी राजनीति अलग हो जाती है, उनके व्यवहार अलग हो जाते हैं। तो वही अब भी होगा। अगर उत्तर प्रदेश के में 3 राज्य बन जाते हैं तो आप पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि तीनों राज्य एक जैसा व्यवहार करें। अच्छा, 3 राज्यों का इलेक्टोरल जो वेटेज है, इलेक्टोरल वेटेज जो है वो सब राज्यों का मोर और लेस बराबर हो जाएगा। और क्या आप ये मानते हैं कि इलेक्टोरल कैरेक्टर भी अलग अलग होगा? थोड़ा बहुत तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। भाई छत्तीसगढ़ का इलेक्टोरल कैरेक्टर बिल्कुल वही नहीं है जो मध्य प्रदेश का है, या झारखंड का बिल्कुल वही नहीं है जो बिहार का है, तो स्वाभाविक है उत्तराखंड का वही नहीं है जो उत्तर प्रदेश का है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो बदलाव तो आएगा ही। तो एक तरीका, मतलब इट इज ऑफ द कफ काइंड ऑफ अ सजेशन, लेकिन दिस कैन बी वन और देयर कैन बी प्लेंटी अगर सोचा जाए तो। SIR छीन रहे हैं आप वोटिंग अधिकार। 27 लाख लोग एडजुडिकेशन प्रोसेस के बाद बाहर होते हैं, 91 लाख टोटल, 34 लाख से ज़्यादा अपील जाती है और कोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं भाई, फॉरएवर के लिए नहीं हटाया गया है, जुड़ जाओगे। लेकिन इस बार कहता है इस बार वोट मत दो, अगली बार दे देना। देखिए, इससे ज़्यादा निराशाजनक स्थिति नहीं हो सकती जब आपके देश के न्यायालय ये कहें कि चुनाव में वोट न डालना, ना डालने देना बड़ी बात नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि न्यायालय तकनीकी तौर पर एक भी व्यक्ति के मताधिकार के छीनने के विरुद्ध न होते। यहाँ तो लाखों की बात है। और जब हम पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं और जिनोसाइड शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, हर बार जिनोसाइड जो है वो वैसे नहीं होता जैसे गजा में हुआ या जैसे गुजरात में हुआ। वो वैसे भी होता है जैसे अन्य तरीकों से अपनाई जाती है, जब आपसे आजीविका छीनी जाती है या आपसे हक छीने जाते हैं या आपसे मताधिकार छीन लिया जाता है। क्योंकि जब आप से मताधिकार छीना जाता है तब आपकी वॉइस खत्म हो जाती है, नीतियों में आपका ध्यान रखने की ज़रूरत खत्म हो जाती है और आप लगातार बेचारगी की अवस्था में दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, मातहत हो जाते हैं। कई बार तो आप मात्र इस बात के लिए शुक्रगुजार होना शुरू हो जाते हैं कि आपको सांस लेने दिया जा रहा है। और आप अपने आसपास ऐसा होते हुए देख सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपके आसपास ज़रूर ऐसे दोस्त होंगे जो कि मुसलमान हैं और वे आपसे बात करते हुए अगर आपसे ये कहें कि भाई आप उन्हें बराबर मानते हैं, इस बात के लिए वो आपके शुक्रगुजार हैं, तो इससे ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। और हम अपने देश में ऐसी बातें होते हुए देख रहे हैं और वी आर नॉट कॉलिंग इट आउट। हम लोगों को इस बात को पूरी ताकत से उठाना चाहिए था कि किसी भी व्यक्ति का मताधिकार अगर छिनता है, देश में कहीं भी छिनता है, तो वो सब जगह मताधिकार छीनने के बराबर है। मतलब ये तो लोकतंत्र की बुनियाद पे हथौड़ा है ना सर। मैं तो कई बार इस सेंस में भी इसे समझने की कोशिश करता हूँ कि हमने जिस बुनियाद पर देश खड़ा किया था, ये उस पर चोट है। क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन भारत ने कभी नहीं कहा कि भारत का निर्माण या जो भारत बचा हुआ भारत था वह धर्म के आधार पर है। उस समय के नेताओं को बिल्कुल स्पष्ट था कि हम धर्म के आधार पर बंटवारे को नहीं स्वीकार कर रहे। धर्म के आधार पर बंटवारा पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है, वो जाए, वो अपने आप को मुसलमान देश कहना चाहता है, कहे मतलब हम नहीं चाहते, लेकिन वो कहता है, लेकिन हम हिंदुओं का देश नहीं है। लेकिन अब बार बार लगभग ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है और संस्थाईकृत तरीके से याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। इस कारण से बहुत सारी बहसें होती हैं जब कुछ भी मूर्ख लोग जो हैं, कुपढ़ लोग कहें, अनपढ़ लोग कहें, कहते हैं मुसलमानों का तो देश बन गया, हाँ वहाँ चले जाओ। हम लोगों को तो रोज यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान वीजा लेके बैठा हुआ है जैसे पाकिस्तान इंतजार कर रहा है हमारा। अच्छा, लोग विरोध क्यों नहीं करते? मताधिकार छिन जाना तो देखिए नफरत अंदर बैठी हुई है और जब तंत्र ये दिखाना शुरू कर दे कि आपको आपकी असुरक्षा, आपको मिलने वाले, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, इसकी वजह ये सामने वाला दूसरा पक्ष है। नॉर्मली यही सिखाया जाता है ना, दुश्मन जो आपने एक छद्म किस्म का शत्रु सामने खड़ा कर दिया गया और आपकी तमाम कमियां, आपको मिलने वाली तमाम असुविधाएं, आपको मिलने वाली तमाम दिक्कतों की वजह उसे बता दिया, तो आपको ऐसा कोई भी कृत्य सुखद महसूस होना शुरू हो जाएगा जो उनको चोट पहुंचाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी जानता है कि आपकी मुसीबतों की वजह वे नहीं हैं, आपकी मुसीबतों की वजह वे हैं।
सर आप आए, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया।